कहानी की शुरुआत में हमें हीरा मंडी की रानी रिहाना को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूर औरत है। और वह एक नवजात बच्चे को, जो कि कुछ ही समय पहले जन्म लिया है, उसको बेच देती है और बदले में ढेर सारे गहने, जेवर, पैसे और बहुत सारी चीज़ें लेती हैं। उसकी बहन मलिका को देखते हैं, जो कि अपने बच्चे को यानी कि इमाद को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका बच्चा उसे नहीं मिल रहा था। फिर वह रिहाना से पूछती है कि तुमने मेरे बच्चे को क्या किया। तो वह साफ साफ कह देती है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को बेच दिया है, नहीं तो वो आगे चल के नशीली और हिजड़ा या फिर कुछ और बन जाता, यहाँ वहाँ आवारागर्दी करता। इससे तो बढ़िया यही है कि मैंने उसे बेच दिया। उसका भविष्य अच्छा होगा और साथ में हमें इतनी सारी कीमती चीज़ें मिले हैं जो हम कभी ज़िंदगी में नहीं कमा पाते, जो हम अपने गले में पहन सकते हैं। लेकिन मलिका बहुत ज़्यादा दुखी थी और कहती है कि इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, मैं आपका सब कुछ छीन लूँगी। अब यह कहानी चली जाती है 25 साल बाद और हम मलिका को देखते हैं, जो मलिका जान बन गई थी और अब वह हीरा मंडी की रानी है। लोग उसे हुजूर कहते हैं और बहुत सारी सेवक उसके लिए काम करते हैं। एक सेवक आकर बताती है कि उस्ताद जी किसी अंग्रेज को लेकर आए हैं। वो मलिका को ग्रामोफोन दिखाता है, जिसमें वह किसी गायक का गाना सुना रहा था। उस्ताद जी बताते हैं कि यह अंग्रेज साहब इसी तरह बीबो के गाने का रिकॉर्ड बना चुके थे, मगर मलिका जान मना कर देती हैं और कहती हैं कि हमारे गाने जिससे भी सुनने हैं वो यहाँ आकर सुनेगा, रिकॉर्ड करवा कर उन्हें मशहूर होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बेबो जान को देखते हैं, जो एक बहुत ही बड़े नवाब वाली मोहम्मद के सामने गाना गा रही थी और नाच रही थी। मलिका नवाब जुल्फ़िकर से मिलती हैं, जहाँ पर जुल्फ़िकर उससे कहने लगता है कि जैसे ही अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे हम सब आपस में लड़ने लगेंगे। जब वो अपने महल में लौट आती हैं तो अपने सेवक से पूछ रही थी कि वालिद साहब चले गए क्या। तो वो लोग मलिका को बताते हैं कि बेबो का गुजारा काफ़ी अच्छा हो रहा है और आज वाली मोहम्मद उसके साथ रात बिताने वाले हैं। फिर वहाँ पर मलिका की बहन वहीदन आती है, मुजरे में हुई कमाई को लेकर उन्हें लाकर पैसे देती हैं, पर पैसे कम होते हैं। क्या पिछली बार की तरह वहीदा कमाई छुपा रही है और वह पैसे कम दिखा रही है, इसलिए वो लोग वहीदा की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये सब वहीदा बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है इन सब की वजह से कि उसी के लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर हम मलिका के दोनों सेवक सत्तो और और पत को देखते हैं, जो कि मलिका की बेटी आलम के बारे में बता रही होती है और वो बहुत ही अच्छी कविता लिखती है, लेकिन यहाँ के लोग उसे तबाया बनाने में तुले हुए हैं। उसके बाद हम आलम को देखते हैं, जो सुबह सोकर उठती है और शेर और शायरी शुरू कर देती है, लेकिन उसकी सेवक और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती साइमा उसे जल्दी से तैयार होने को बोलती है, क्योंकि मलिका बुला रही थी। लेकिन जल्दी जल्दी में उसका नेकलेस टूट जाता है, जिससे मलिका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसमें 101 मोती थे, 100 नहीं। मलिका अपनी बेटी से कहती हैं, मुझे वो एक मोती चाहिए, वरना इसकी कीमत हम साइमा को बेचकर वसूल करेंगे। साइमा आलम की दोस्त थी, इसलिए आलम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। रात के समय आलम वो एक मोती मलिका को लौटा देती है। मलिका अपनी बेटी को अपने पास बैठाती है और वह आलम से कहती है कि उसे भी तबाह बनाएगी और वो ज़िंदगी भर के लिए शेर और शायरी तो नहीं कर सकती। मगर आलम तबायफ बनना नहीं चाहती थी, मगर उसके पास तो कोई और ऑप्शन था ही नहीं, वो अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकती थी। अब इसके बाद आलम के लिए नथ उतराई का एक सेरेमनी रखवाया जाता है, मतलब कि एक तरह से आलम का नवाबों के सामने डेब्यू होगा। फिर महल में सभी लोग पहुँचते हैं और लज्जो भी आती है। सभी लोग जश्न मनाते हैं। आलम अब जवान हो चुकी है और वह अब उन लोगों की तरह तबायफ बनेगी। लज्जो आलम से कहती हैं कि पहले मुजरे के लिए सभी लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा हंस भी दीजिए। लेकिन वो कहती हैं इंतज़ार करते रहें, मैं मुजरा नहीं करूँगी। वो कहती हैं वह शायर बनना चाहती हैं, जिस पर लज्जो हंसती और कहती है कि औरत के असली दुश्मन तो उसके ख्वाब होते हैं, जो कभी पूरे नहीं हो सकते, बस दिखाई देते हैं। आलम वहाँ से उठकर चली जाती हैं और बेबो से कहती हैं कि इसे थोड़ा समझाइए, हम सब ना बच सके और ना ये बच पाएगी। वो कहती है कि वह 6 साल की थी जब उसकी बुआ ने उसे बेच दिया था, तब से वो इसी पिंजरे में कैद है और सोचती है कि अब वो जल्द आज़ाद हो जाएगी। बेबो पूछती है कि क्या आप जोरावर के साथ निकाह करना चाहते हैं। लज्जो कहती है हाँ। उससे यह भी कहती हैं कि किसी को बताना मत। इसके बाद हम ताजदार को देखते हैं, जो बलोच खानदान का वारिस होता है और वो इंग्लैंड से लौटा है पढ़ाई करके, और उसकी दादी उसे अपने सारे सहेलियों से मिलाती है। ताजदार काफ़ी हैंडसम है, तो सारी औरतें बस उसे देखती ही रह जाती थीं।
उसकी दादी उसे हीरा मंडी भेजना का सोच रही थी ताकि ताजदार प्यार करना सीख पाए, मगर वह कहता है कि प्यार कोई सीखने की चीज़ थोड़ी होती है। उसके बाद ताजदार पार्टी में आकर अपने पापा से मिलता है और अपने बेटे की सबके सामने बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और ताजदार से पूछते हैं कि वह लॉ की पढ़ाई करने के बाद क्या करने वाला है। तो वो कहता है कि वह मुंबई के एक फर्म में जॉब करेगा, मगर उसके पापा उसे कहते हैं कि नवाब नौकरी नहीं करते। ताजदार कहता है कि नवाब अंग्रेज के नौकर भी तो नहीं होते। उस्ताद ताजदार की दादी से के बात करने के लिए जाता है और पूछता है कि मलिका की बेटी की हाल ही में नथुतराई होने वाली है, कहूँ तो ताजदार की बात चलाऊँ। उसकी दादी कहती है हाँ ज़रूर। मलिका से मिलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर एलिस्टर आता है, मगर पहले वहीदा उसका समय बर्बाद कर रही थी और उसे रिझाने लगती है। वह जाता है मलिका से मिलने के लिए और वह लाहौर का नया सुपर से भी सुपर इंटेलिजेंट है और इसीलिए अपने घर पर जलसा रखवाया होता है और वह चाहता है कि मलिका की कोई एक तवायफ उसकी पार्टी में आकर नाचे, जिस पर मलिका हंसती है क्योंकि उनकी महल की तवायफ किसी दूसरी जगह जाकर नहीं नाचती। गुस्से में एलेक्स्टर वहाँ से चला जाता है, जो बिना कपड़ों के देखकर उसका भी दिल मचलने लगता है। एलेस्टर उसके करीब चला जाता है और पूछता है कि मुझे मलिका के बारे में सब कुछ जानना है। उस्ताद उसे बताता है कि उस महल में सिर्फ मलिका की चलती है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसने महल का नमक खाया है। इसलिए एलेस्टर उस्ताद को उठाकर अपने कमरे में चला जाता है। मलिका अपनी बेटी को पार्टी में चलने को बोलती है, जो कि बलोच खानदान के घर में होने वाला था। वहाँ पर कई नवाब आने वाले थे, लेकिन आलम मना कर देती है और बुखार होने का नाटक करती है। मलिका अपनी बेटी के शायरी को पढ़ती है और कहती है कि आज की दावत में नियाजी साहब भी आने वाले हैं और वो अपना कलाम पेश करेंगे। काश आप भी उस दावत में आती तो अच्छा होता। इसके बाद आलम छुप छुप कर दावत पर पहुंच जाती है और सभी लोग नियाजी साहब के शेर का मज़ा ले रहे होते हैं और वहाँ पहली बार आलम ताजदार को देखती है और दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। ताजदार आलम से मिलने के लिए आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर आलम शायरी लिखने में बिजी थी। उस समय के बाद ताजदार आलम को ढूंढने लगता है, मगर वो कहीं नहीं मिलती। उसकी दादी उसे मलिका से मिलाती है। पहले तो वह मलिका और हीरा मंडी की बेइज्जती कर रही हैं कि वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता, मगर मलिका उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि लड़का हीरा है, हीरा मंडी भेज दीजिए, तराश देंगे। मलिका को पता चलता है कि उसकी बेटी दावत पर गई थी, इसीलिए मलिका अपनी बेटी की सारी किताबें महल से फेंकवा देती है, जिस पर आलम काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती हैं और अपनी बेटी को घुंघरू देती हैं पहनने के लिए और आलम के शायरी को फाड़ने लगती हैं। वह अपनी माँ से भीख मांगती हैं कि ऐसा मत करिए, मगर मलिका आलम के डायरी को आग में फेंक देती है। बीबो वाली मोहम्मद के साथ होती है, तभी उसे बात करने के लिए आलम पहुंच जाती है और कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन घुंघरू नहीं पहनूंगी। वहाँ से जाने लगती हैं और कहती हैं कि उसका ब्रिटिश ऑफिसर इंस्पेक्टर जनरल के साथ मीटिंग है। बाहर का माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरा है। कुछ बागी धरना देने के लिए बैठ गए हैं और उसे डर है कि टेंशन शूट एंड साइट का ऑर्डर न दे दें। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और आलम बेबो के साथ किताबें खरीदने के लिए जा रही थी और वो खुद बागित के साथ चिल्लाने लगती हैं, इनकलाब जिंदाबाद। फिर दोनों किताब के दुकान पर पहुंच जाते हैं और आलम शायरी की किताब लेने के लिए चली जाती हैं। बेबो उस दुकान के नवाब से कहती हैं कि हमें वो किताब दे दीजिए। उस किताब का हामिद साहब के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आज जुलूस में दंगा और भी हो जाएगा। वहाँ पर आलम को ताजदार मिलता है और दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। आलम उसे अटेंडेंट समझ लेता है और बेबो हामिद से मिलने के लिए जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि हर्षन शूटर साइड का ऑर्डर देने वाले हैं, हमारे लोग मारे जाएंगे। अब वो उन्हें किताब देती हैं जिसमें एक बंदूक था। आलम किताबों का पैसा देने वाली थी, लेकिन ताजदार उसे कहता है हमारी तरफ से इसे तोहफा समझिए। अब वो चली जाती हैं। ताजदार नवाज से पूछता है कि वह लड़की कौन थी। कौन? वो कहता है मुझे भी नहीं पता। फिर जैसे ही आलम बाहर निकलती हैं, ब्रिटिश ऑफिसर आंदोलन करने वाले लोगों पर डंडे बरसाने लगते हैं और दंगा शुरू हो जाता है। आलम बीच में फंस गई थी और उसे बचाने के लिए ताजदार आ जाता है और ताजदार वहाँ लोगों को बचाने लगता है, लेकिन जब एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर उसे मारने वाला था, उस पुलिस वाले को हामिद पीछे से गोली मार देता है। आलम वहाँ से चली जाती हैं
और ताजदार वहाँ आलम का एक रुमाल मिल जाता है। फिर एक फ्लैशबैक में हम रेहाना को देखते हैं